हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा जो 14 चैप्टर है एनवायरमेंटल हेल्थ, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा हाउसिंग। तो अभी हाउसिंग के बारे में बात करेंगे। हाउसिंग क्या होता है? हाउस यानी कि जो हमारा घर होता है उसके बारे में बताया जाएगा कि हमारा घर जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए और कौन कौन सी हमारी जो जरूरतें होती हैं वो हमारी वहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो हाउसिंग के बारे में उन्होंने बताया, हाउसिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ man's physical environment where he spend most part of his time. By housing is maintained not merely the physical structures providing shelter, it also include all necessary facilities, services, equipments and device needed for the physical and mental health and social well-being of the individual and the family. तो अभी हाउसिंग का मतलब इन्होंने बताया कि जो हाउसिंग यानी कि जो घर होता है वो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि भौतिक वातावरण का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है घर। ठीक है, तो स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ हिज टाइम, तो सबसे ज्यादा समय जो है वो अपने घर के अंदर ही बिताता है, अपने हाउस के अंदर बिताता है। बाय हाउसिंग इज मेंटेन नॉट द मेरली द फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड शेल्टर। तो भी जो हमारा जो घर होता है उसका अर्थ केवल ये नहीं है कि भी हमें एक रहने के लिए एक जगह मिल दी है, यानी कि रहने एक आश्रय प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर इंक्लूड द नेसेसरी फैसिलिटी सर्विसेज, बल्कि इसके अंदर जो इसकी भौतिक संरचना होती है उसके अंदर इंसान मतलब कि एक इंसान जो रहता है उसका पूरा परिवार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और जो फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ सोशल वेलबिंग यानी कि हमारी जितनी भी सामाजिक कल्याण के लिए जितनी भी हमारी जरूरतें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे उपकरण यूज में आने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर ली जाती है। ठीक है, इसमें शामिल होते उपकरण और साधन शामिल होते हैं कि घर जो है वो इस एक ऐसा नहीं है कि हमें आश्रय प्रदान करता है घर, कि हमारे एक रहने का एक ठिकाना हो गया, बल्कि घर जो होता है उसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो नेसेसरी होती है, सारे एक्विपमेंट्स, डिवाइस, जितनी की जरूरत होती है, जिनकी सेवाओं की, शारीरिक और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य होता है या हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य होता है, उन सभी के लिए सारी की सारी चीजों की जो जरूरत होती है वो हमारे इसके अंदर होती है। परिवार की जरूरत पूरे करने के लिए इंसान और उसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो घर के अंदर रहता है अपनी सारी की सारी जो सारी की सारी जितनी फैसिलिटीज है उनके साथ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस, घर। ठीक है, जिसमें सारी की सारी जरूरत पूरी करने का सामान हम रखते हैं, फैसिलिटीज भी रखते हैं, जरूरत पूरी करना फैसिलिटी अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है ए हाउस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग नीड्स। तो इसमें जो एक घर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी जो है आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी जरूरतें होती है जो कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है फिजिकल नीड। तो फिजिकल नीड में जो हमारी भौतिक आवश्यकता है पहले वो देखेंगे। दिस और कंपैरिजन प्रॉपर थर्मल एनवायरनमेंट। तो इसमें प्योर एयर, एक्वाटिक्स, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड नॉइज लेवल दैट द बिलो 40 and 50 डिसेबल एंड द फैसिलिटीज फॉर रेस्ट, रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भौतिक आवश्यकताएं जो हमारी रहती है घर के अंदर, तो सबसे पहले हमारा जो घर है उसका जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर घर का सही होना चाहिए, हवा वहाँ की शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, और प्रकाश पूरा आता हो वहाँ पर, वेंटिलेशन हवा जो है सही आती जाती हो, शोर शराबे से थोड़ा सा जो हमारा 40 से 50 डिसेबल जो है उनसे कम शोर शराबा होना चाहिए, ज्यादा शोर शराबे की जगह पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सारी की सारी फैसिलिटी, रिक्रिएशन और एक्सरसाइज, तो इसमें सारी की सारी व्यायाम करने की सुविधा, विश्राम करने की सुविधा, मनोरंजन करने की सुविधा, वो सारी की सारी इसके अंदर हमारी आ जाती है, जैसे कि टीवी, रेडियो, ये सारी की सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें अगर साइकोलॉजिकल जरूरत के हिसाब से देखें हम, तो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमारे इसमें आ जाता है प्रॉपर क्लीननेस एंड द प्राइवेसी ऑफ द लीडिंग फैमिली फैमिली लाइफ आर एसेंशियल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो भी सबसे पहले उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल जो हमारी जो जरूरत होती है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें, हमारी जो आवश्यकताएं देखें, तो इसमें जो हमारा जो सारी की सारी पारिवारिक जीवन जीने के लिए जितनी भी हमारी स्वच्छता हमें चाहिए, घर को साफ करना, शरीर को साफ करना, हमारे जो सारे इंस्ट्रूमेंट है उनको साफ करना, तो हमारी सारी की सारी जो स्वच्छता जीवन जीने के लिए जितनी भी हमारी स्वच्छता होती है ना, स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा रखना, क्लीननेस हमारी। ठीक है, तो वो स्वच्छता जो है वो रखनी जरूरी होती है, और इसमें हमारा सबसे जो जरूरी चीज होती है, जरूरी चीज यानी कि जो प्राइवेसी होती है वो हमारी विशेष तौर पर होनी चाहिए, और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जो होती है पर्टिकुलर उसको प्रमोट करना जरूरी होता है। तो जैसा जो हाउस होता है वो हमारा सही माना जाता है। और ये नेक्स्ट हमारा रहता है हेल्थ नीड। तो वही हेल्थ नीड स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के हिसाब से हमारा घर कैसा होना चाहिए। दिस कंपेयरिंग सेफ एंड एडवोकेट वाटर सप्लाई, facility of the safe disposal of the excreta and the other waste, facility for the washing and bathing, facility for the storage, preparations and the cooking of food, and the freedom from insect, rodent and the vermin। तो दिखाने का मतलब ये कि हेल्थ के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जरूरत किस चीज की रहेगी, तो इसमें सबसे पहले जो सेफ क्या होना चाहिए, पानी की सप्लाई जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा और पानी जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, मलमूत्र जो है उसका जो डिस्पोजल है या जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है वो जो वेस्ट होता है उनका निस्तारण से सारी सुविधा होनी चाहिए। और फैसिलिटी में वॉशिंग और बाथिंग यानी कि सब कुछ धोने और नहाने धोने की जो भी हमारी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और जो हमारी स्टोरेज वगैरह है यानी कि जो खाना पकाना या खाने को स्टोर रखने की जो हमारी चीजें होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि किचन होती है तो उसमें सारा का सारा खाने का सामान वहीं पे होता है, खाने के सामान की जो स्टोरेज होती है वो अच्छे से प्रिपेयर कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी यानी कि भोजन को तैयार करना, भोजन पकाने की जो भी हमारी सुविधाएं है वो सारी की सारी इसमें होनी चाहिए। और फ्रीडम फ्रॉम इंसेक्ट, और वही कीड़े मकोड़े या हमारे जितने भी जो चूहे वगैरह होते हैं, मक्खी मच्छर जो होते हैं, इन सभी से फ्रीड होना चाहिए घर।
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हेल्थ नीड यानी कि स्वस्थ रहने के लिए ऐसी जो चीजें होती है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि यही जो खाने पीने की वजह से और इन चीजों की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटेक्टिव नीड्स। तो भाई जो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हमारी कौन सी रहती हैं? द हाउस मस्ट बी सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड द एक्सीडेंट, फायर, गैस एंड अदर हैजर्ड्स। तो सुरक्षात्मक जो आवश्यकताएं होती है, घर दुर्घटनाओं, आग, गैस और जो भी हमारी और भी जो दूसरे प्रकार के जो खतरे हैं उनके दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमारा जैसे कि भाई घर में आप खाना बना रहे हैं या गैस वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो इन चीजों से हमारे प्रोटेक्शन रखना, सिलेंडर को बंद करके रखना, आग को अच्छी तरीके से जलाना, तो इस तरीके की जो एक्सीडेंटल चीजें हैं इन दुर्घटनाओं से जो है सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बिजली से संबंधित जितने भी उपकरण है तो उनके प्रति भी सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम इसमें जानेंगे स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग। तो भाई जो हाउसिंग स्टैंडर्ड जो हमारा होता है, यानी कि जो आवास जो यानी कि जो हमारा घर होता है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कि किस तरीके का बना हुआ होना चाहिए कि हाई स्टैंडर्ड का लगे, उसमें सारी पूर्ति हो जाए और अच्छा लगे और स्वास्थ्य के लिए भी हमारा अच्छा रहे। ठीक है। तो इसमें बताया गया फॉलोइंग स्टैंडर्ड हाउसिंग हैव बीन रिकमेंडेड बाय द एनवायरमेंटल हाइजीन कमिटीज 1949 इन इंडिया। तो इसमें भारत में जो पर्यावरण संस्था समिति थी ना 1949 में, उन्होंने कुछ मानदंड बताए थे, उन चीजों की सिफारिश की थी कि जो घर है उनमें ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारी सबसे पहले इसमें क्या आ जाती है, इसमें साइट आ जाती है कि घर की जो है साइट कैसी होनी चाहिए, कैसी साइट पे घर होना चाहिए, किस लोकेशन पे हमारा घर होना चाहिए। तो इन्होंने बताया द हाउस मस्ट लोकेटेड हेल्दी locality and the locality not of subjected in the flooding during rain away from the noises such as the dust, smoke, smell, noise and the जो कि हमारा प्लेजिंग जो सराउंडिंग्स होती है वो। तो इन्होंने बताया कि घर जो है वो हमारा ऐसी जगह पर होना चाहिए कि भाई घर एक स्वस्थ इलाके में होना चाहिए, भी किसी भी प्रकार की गंदगी जहाँ पर नहीं होती है, तो स्वस्थ इलाके में होना चाहिए घर, और एक ऐसा इलाका हो जिसमें बारिश के दौरान बाढ़ वगैरह ना आए। ठीक है। तो बाढ़ से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आएगी तो बहुत सारी गंदगी जो है बाहर लेकर आएगी और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है। तो उसमें धूल, धुआं, गंध, शोर, इस तरीके की कोई भी अगर परेशानी है तो उसको दूर करना है और सुखद वातावरण स्थापित करना है। प्लेजिंग सराउंडिंग चाहिए, बिल्कुल सुख शांति की जगह होनी चाहिए, डस्ट, स्मोक, स्मेल किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रदूषण से रहित जो है ऐसी साइट होनी चाहिए। नंबर 2 में इन्होंने बताया है ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में आ जाता है खुला स्थान होना चाहिए घर के अंदर। फॉर प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन देयर शुड बी वन स्पेस ऑल अराउंड द हाउस इन रूरल एरिया वेयर देयर इज द plenty of land, the bullet up area should not exceed 1/3 of the total area and urban area of bullet up area may be the up to 2/3 का जो हमारा रहता है। तो इसमें ओपन स्पेस में इन्होंने बताया खुला स्थान हमारा होना चाहिए, और लाइटनिंग जो है और वेंटिलेशन जो है वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए, उचित प्रकाश भी होना चाहिए। और वेंटिलेशन के लिए घर के चारों ओर अगर हम खुला स्थान रखते हैं तो घर में क्या रोशनी भी रहेगी और वेंटिलेशन यानी कि हवा भी सही से आती जाती रहेगी। ठीक है। तो राउंड घर के चारों तरफ जो खुला स्थान अगर हम छोड़ेंगे, तो बालकनी से छोड़ी जाती है घर के चारों तरफ, वो इसलिए छोड़ी जाती है ताकि घर के साइड में जगह रहेगी तो घर में प्रकाश भी रहेगा और जो हवा जो है वो भी आती जाती रहेगी। ठीक है। तो इसमें जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर पर्याप्त ज्यादा हमारी जगह पाई जाती है, यानी कि भूमि जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड जहाँ पर पाई जाती है, तो ऐसे जो एरिया होते हैं हमारे, तो उनमें जितनी भी क्षेत्र यानी कि जितनी भी जगह होती है उनका कुल क्षेत्रफल यानी 1/3 से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और शहरी क्षेत्र जो होते हैं उनमें से 2/3 जो है तक हो सकता है। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारे गांव के जो क्षेत्र हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, गांव में जो जगह या भूमि पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है, यानी कि अच्छी खासी वहां पर जमीन और खुले घर पाए जाते हैं, तो निर्मित क्षेत्र हमारा जो होता है ना, तो उसके कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है। यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो खुला छोड़ देना चाहिए, आप उसमें पौधे लगा रहे हो, आप उसने उसको पार्क बनाया, घास लगाया, किसी भी तरीके से आपने उसको खुला छोड़ना है। ठीक है। और शहरों में 2/3 है क्योंकि जगह की कमी होती है इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें बताया वॉल। तो दीवारें किस तरीके की होनी चाहिए आपकी घर की, तो दीवारों में इन्होंने बताया द वॉल ऑफ द हाउस शुड बी द, इसमें आ जाता है जैसे कि रीजनेबली स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल फॉर द, इसमें जैसे कि हर्बोरेज रेट्स एंड द गवर्नमेंट ए 9 इंच, यानी कि इसमें जो 9 इंच है जैसे कि 22.5 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल द प्लास्टर स्मूथ विद मीट द अबो रिक्वायरमेंट। तो किस तरीके की दीवारें जो है वो घर में होनी चाहिए, घर में जो दीवारें हैं वो पर्याप्त रूप से सबसे पहले तो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए घर में। ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि चूहे कीड़े जो है उनको छिपने के लिए क्या होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्हें उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसे होल या ऐसे मिट्टी की ऐसी कच्ची जगह इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि भाई वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कीड़े या फिर चूहे पनपे। ठीक है। और 9 इंच यानी कि 22.5 सेंटीमीटर जो है वो चिकना प्लास्टर जो होता है, वो जो है प्लास्टर हुई जो ईंट है उनकी दीवार जो है उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करेंगे, यानी कि जो हमारे वही किसी प्रकार का होल ना रहे, चूहे या कीड़े मकोड़े ना हो। तो ये जो प्लास्टर है 9 इंच जो हमारा बताया गया है, या फिर हमारा 22.5 सेंटीमीटर जो चिकना प्लास्टर बताया ईंटों की दीवार पर लगाना, तो ये उपरोक्त रहेगा, तभी प्रोटेक्शन की जा सकती है कीड़े मकोड़ों से और चूहों से। ठीक है। तो दीवार जो है वो हमारी इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फ्लोर, कि भाई जो घर बनाते हैं उनका फर्श किस तरीके का होना चाहिए। तो फ्लोर जो होता है, हाउस मस्ट इन द हार्ड सरफेस सीमेंट एंड द स्टोन फ्लावर दैट फ्लोर
so that the can be easily washed and kept clean and dry। तो अभी जो फ्लोर जो हमारा होता है, फ्लोर के ऊपर जो यानी कि जो फर्श है वो उसी कठोर सतह होनी चाहिए और सीमेंट और पत्थर से बना हुआ होना चाहिए। हमारा फर्श जो होता है वो सीमेंट और पत्थर से बना हुआ होना चाहिए, ताकि मतलब कि आसानी से उसको धोया जा सके और साफ सुथरा रखा जा सके। ठीक है, तो उसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं और साफ सुथरा क्लीन और ड्राई भी रख सकते हैं। मड फ्लोर कैन बी द ब्रिक एंड द कोल्ड डस्ट। तो भाई जो अगर मिट्टी का फर्श है तो टूट फूट जाते हैं और धूल पैदा भी करते हैं। ठीक है, वहां पर मिट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी और टूट फूट भी जल्दी हो जाएगी, इसलिए ये जो है इसकी सलाह जो है वो नहीं दी जाती कि आपने जो फ्लोर है वो मिट्टी का रखना है, क्योंकि इसमें डस्ट भी हो जाती है, गंदगी भी हो जाती है, टूट फूट भी जल्दी जाता है, तो इसलिए इसकी सलाह नहीं दी जाती है। और हाईएस्ट ऑफ द प्लिंथ शुड बी द 2-3 फीट एंड 0.6 to 1.0 मीटर। तो चबूतरा जो घर का जो चबूतरा बनाया जाता है उसकी जो ऊंचाई होती है 2 से 3 फीट जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो चबूतरा यानी कि जो ऊंची जगह जो घर के अंदर बनाई जाती है वो। नेक्स्ट इसमें आ जाती है रूफ, यानी कि छत कैसे बनाएंगे। हाइट ऑफ द रूफ शुड बी द लेस देन 10 फीट यानी कि 3 मीटर। जो हाइट जो होती है यानी कि जो हमारी छत की जो ऊंचाई होती है वो 10 फीट की यानी कि 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि छत की ऊंचाई इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 में जो रूम्स है वो कैसे बनाएंगे। द नंबर ऑफ लिविंग रूम शुड नॉट बी लेस देन 2। तो भी कमरे हैं, जो रहने वाले कमरों की संख्या है वो 2 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 कमरे तो होने ही होने चाहिए घर में। ठीक है, तो इसे थोड़ी सी प्राइवेसी की जरूरत होती है, ऐसा खुला ही एक जो होल नहीं बना सकते हैं, तो रूम टाइप जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। फ्लोर स्पेस जो हमारा आ जाता है, फ्लोर स्पेस में जो हमारा फर्श जो होता है नीचे जो खुली जगह होती है, देयर शुड बी एट लीस्ट, तो इसका क्षेत्रफल जो है कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि घर में जो फर्श का जो स्पेस होता है यानी कि इंसान जो सोता है वहां पर या कुछ भी करता है, तो उसमें इन्होंने बताया है कि 100 स्क्वायर फीट स्पेस ऑफ ईच पर्सन इन एनी केस नॉट लेस देन 50 स्क्वायर फीट। तो इन्होंने बताया कि 100 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए, लेकिन 50 पर जो 50 स्क्वायर फीट है उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्पेस, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया डोर एंड विंडोज यानी कि दरवाजे और खिड़कियां कैसी होनी चाहिए घर की। डोर एंड विंडोज कंबाइंड शुड बी 2/5 ऑफ द फ्लोर एरिया। तो इन्होंने बताया कि दरवाजे और जो खिड़कियां होती है हमारी, तो दरवाजे और खिड़कियां मिलकर दोनों जो हमारा जो फ्लोर है उसकी जो भी जगह है ना उसका 2 से 5वां हिस्सा जो है वो होना चाहिए। 2/5 हिस्सा हम जिसको बोल देते हैं वो हिस्सा हमारा खिड़की और विंडो जो है यानी कि खिड़कियां यानी कि फर्श जो हमारे डोर और जो विंडोज है उसकी जगह इतनी होनी चाहिए, फर्श के क्षेत्रफल से 2 से 5वां हिस्सा हमारा होना चाहिए, क्योंकि हवा आने जाने में और वेंटिलेशन में आसानी रहेगी और घर में प्रकाश भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है 9, इसमें फैसिलिटी आ जाती है देयर शुड बी ए सेपरेटेड किचन, सैनिटरी जो है प्राइवेसी हमारी हो जाती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर सप्लाई एंड द फैसिलिटीज फॉर द वॉशिंग एंड बाथिंग। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो सुविधाएं इसमें होती है, एक तो रसोई घर सबसे अलग होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए रसोई घर। ठीक है, और किचन जो है वो अलग होगा, साफ सुथरा होगा, तो बीमारियां वैसे ही नहीं होंगी। सैनिटरी जो है वो सारा का सारा उसमें होना चाहिए। प्राइवेट होना चाहिए सैनिटरी यानी कि जो शौचालय वगैरह होते हैं उसके अंदर पानी की आपूर्ति जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, नहाने धोने के लिए जो है सारी सुविधाएं जो है वो हमारी बाथरूम के अंदर होनी चाहिए। सैनिटरी है जो हमारी यानी कि बाथरूम जो शौचालय वगैरह उसमें नहाने धोने की सारी सुविधाएं जो पानी की वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हमारे घर के अंदर ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा असेंशियल होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हाउसिंग एंड हेल्थ, तो भाई घर और स्वास्थ्य किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि advisor effects of poor housing and man health cannot be directly provided whoever is strong। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉरेलेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन पुअर हाउसिंग एंड द फॉलोइंग कंडीशन। तो इन्होंने बताया है आवास और जो स्वास्थ्य यानी कि घर और जो हमारी हेल्थ होती है, जो अगर हमारे रहने की जगह खराब है, अगर पुअर है, ठीक है, पुअर हाउसिंग मैन हेल्थ, अगर जो हमारा आवास है यानी कि जिस घर में हम रह रहे हैं, तो अगर वो किसी तरीके से हमारा खराब है तो किसी भी जो मानव जीवन पर जो है बहुत ज्यादा जो है उल्टा प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बट घर में घर की अगर स्थिति खराब है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। हूएवर स्ट्रॉन्ग जो है जैसे कि इसमें जितना भी कॉरिलेशन अगर हम करें तो ऑब्जर्व बिटवीन पुअर हाउसिंग एंड द फॉलोइंग कंडीशन। तो यही बताया इसमें कि हालांकि जो खराब जो घर हमारे होते हैं उन निम्नलिखित स्थितियों के बीच में हमारे मजबूत संबंध देखा जाता है, मतलब सिद्ध नहीं होता है लेकिन ये मजबूत संबंध देखा जाता है। तो कुछ चीजों की वजह से हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर घर की कंडीशन खराब है ना तो बहुत ज्यादा हेल्थ भी वहां पर रहने वाले लोगों की खराब ही रहेगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लुएंजा। तो भाई जो घर की रहने की जो कंडीशन अगर घर की खराब है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं है, सारी चीजों की सुविधा अलग से नहीं है, हाइजीनिक या सफाई की चीजों का ध्यान अगर नहीं रखा जाता है, तो भाई यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होने वाले हमारे जितने भी इन्फेक्शन है वो लोगों को रहते हैं। ठीक है, सांस से संबंधित जो हमारी बीमारियां होती हैं वो वहां पर रहती है। ब्रोंकाइटिस यानी कि जो सांस से संबंधित नलियां होती है वहां पर सूजन वगैरह हो जाना, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्कैबिसिस, रिंगवर्म और लेप्रोसी। तो भाई इसके अंदर संक्रमण जो है स्कैबिसिस यानी कि खुजली वगैरह हो जाएगी, रिंगवर्म दाग जो है, और लेप्रोसी जो कोढ़ का रोग होता है। तो इस तरीके की समस्याएं भी हमारी पुअर हाइजीनिक चीजें या पुअर हाउसिंग की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें हो जाता है एक्सीडेंट।
तो भाई एक्सीडेंट में क्या जाता है, होम एक्सीडेंट आर द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द डिफेक्ट एंड द डिसेबिलिटी। तो भाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, घरेलू दुर्घटनाएं हो जाती हैं, विकलांग हो सकता है इंसान, ये एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। अगर घर की दिक्कत, घर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो एक्सीडेंटली कुछ गिर जाए, दीवार गिर जाए, छत से कुछ गिर जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि उसकी वजह से इंसान विकलांग हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी। तो भी इसमें मृत्यु दर और जो बीमारी की जो दर है वो भी हमारी हाई हो जाती है। हाई डेथ रेट एंड सिकनेस रेट हैव बीन ऑब्जर्व ऑफ द एरिया वेयर द हाउसिंग इज पुअर। तो भी जहां पर घर के रहने की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही पुअर होती है, तो वहां पर बीमारी और मृत्यु की दर और बीमारी की दर जो है वो ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिकल इंपोर्टेंस। ठीक है, तो ऑर्थोपोड हमारे क्या होते हैं ये देखेंगे हम मेडिकल के हिसाब से। ठीक है, तो मेडिकल की दृष्टि से यानी कि हमारे चिकित्सा की दृष्टि से देखेंगे कि भाई ऑर्थोपोड जो है वो हमारे क्या भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारा देश है इसमें तो जो ऑर्थोपोड होते हैं उनकी कमी है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत ज्यादा मात्रा में ही होते हैं। तो इसमें जो ऑर्थोपोड जो बताए हैं भाई, तो मेडिकल इंपोर्टेंस इसकी बताई गई, जैसे कि ऑर्थोपोड में हमारे क्या शामिल होते हैं, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, ठीक है, और ह्यूमन लॉसेस, रेड पल्स, टिक्स, ठीक है, और जो हमारी इसमें माइटिस आ जाती है और हमारा साइक्लोप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्थोपोड्स से पहले हम जानेंगे कि ऑर्थोपोड्स हम बोलते किसे। तो ऑर्थोपोड्स जो है वो हमारे ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो मतलब कि कई भागों में विभाजित होते हैं। पैर जो बहुत सारे होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और वो जगह जो जोड़ जो होते हैं वहां से अच्छे तरीके से मूवमेंट भी कर सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनको ऑर्थोपोड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे हमारे कौन से आ गया, इसमें मच्छर है, मक्खियां हैं, घर वाली मक्खी, बालू रेत वाली मक्खी हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मानव जू, ह्यूमन लॉसेस यानी कि सिर में जो जुएं पड़ जाती हैं, चूहे या पिस्सू हम जिसको बोल जाते हैं, रेड पल्स जो पिस्सू हो जाते हैं, टिक्स वगैरह जैसे कि पशुओं में भी हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें, माइटिस वगैरह छोटे मोटे जो जीव जंतु। ठीक है, खटमली मतलब कि जो हम हिंदी में बोलते हैं वो सारी की सारी ये चीजें हैं, वो सारे के सारे, और हमारे साइक्लोप। तो ये इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं ये हमारे ऑर्थोपोड्स बोले जाते हैं। और ये रोग कैसे फैलाते हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो है हाउ डू आर्थ्रोपोड ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये बीमारी किस तरीके से फैलाते हैं हमारे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें घर में ही पाए जाने वाले होते हैं, तो घर में ही इंसान ज्यादा समय बिताता है, तो इसलिए बीमारी ज्यादा फैलाने का काम ये करते हैं। तो ऑल आर्थ्रोपोड डू नॉट ट्रीटमेंट disease the same way broadly there are three way in। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाएगा सबसे पहले। तो सभी आर्थ्रोपोड जो है एक ही तरीके के जो है रोग नहीं फैलाते हैं, यानी कि सभी जो है अलग अलग तरीके के रोग फैलाते हैं। मच्छर जो है उनसे अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, जो जुएं होती हैं उनसे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे चूहे वगैरह का इंफेक्शन होता है वो अलग से होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्थोपोड हैं वो हमारे ट्रांसमिटेड डिजीज से होंगे। तो वही ये जो जितने भी ऑर्थोपोड होते हैं एक ही तरीके की बीमारी जो है वो नहीं फैलाते हैं। मोटे तौर पर ऑर्थोपोड के द्वारा जो भी बीमारी हमारी होती है वो 3 टाइप की हमारी पाई जाती है। सबसे पहले आ जाती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हमारा क्या आ जाता है, सम आर्थ्रोपोड स्प्रेड डिजीज बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वही हमारे कुछ जो आर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जो कि सीधे मतलब कि आमने सामने जो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उससे बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में इन्होंने दिया है जैसे कि हमारी खुजली पैदा करने वाला जो हमारे कीट होते हैं, यानी कि इचमाइट जो होते हैं खुजली पैदा करने वाले, यानी कि डायरेक्ट हमारे काटेगा और हमें खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें हमारे इचमाइट आ जाते हैं। कोल्ड स्केप्सिस स्प्रेड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसमें जो खुजली पैदा करने वाले होते हैं, या फिर हमारे जो इसके अंदर माइट आ जाते हैं, माइट में कौन सा स्केप्सिस जो माइट आ जाते हैं हमारे, तो वो सीधे संपर्क में हमारा जो फैलता है। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो कि हमारे सीधे संपर्क से ही हमें नुकसान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है इसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो भाई मैकेनिकल ट्रांसमिशन की वजह से किस तरीके से हमारे इसके अंदर फैलती है, तो सम ऑर्थोपोड स्प्रेड डिजीज मैकेनिकली बाय द कैरी ऑफ द इंफेक्शन एंड देयर of the bodies, the common house fly of outstanding example। ठीक है, the spread diarrhea and dysentery by the mechanical transmission। तो भाई इसमें जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन जो हमारा होता है, यांत्रिक संक्रमण हम जिसको बोलते हैं, कुछ ऑर्थोपोड जो है अपने शरीर पर संक्रमण ले जाकर जो हमारी यांत्रिक रूप से जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि आम घरेलू मक्खी जो है वो इसका मुख्य उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, तो आम घरेलू जो मक्खी होती है वो सारी की सारी जो है वो ये बीमारियां फैलाने का काम करती है, तो सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें जो बीमारी जो होती है, दस्त लगना, पेचिश फैलाती है, ट्रोकोमा, अंधापन बनने का जो हमारा कारण होता है, तो ये महत्वपूर्ण जो है आंखों की बीमारियां जो है वो फैलाने का भी काम करती है। ठीक है, और इसमें ट्रोकोमा तो इम्पोर्टेंट है, आईज की बीमारी वो भी लीड करती है, ये अंधापन भी फैला देती है। आल्सो ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाय द हाउस फ्लाई इन द मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड द डिजीज एजेंट डज नॉट मल्टीप्लाई इन द इंसेक्ट होस्ट। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ये नेत्र रोग तो फैलाती है, और घरेलू मक्खी के द्वारा भी हमारा जो है बहुत सारे रोग फैलते हैं। जैसे कि ये जो हमारा जो मैकेनिकल जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, ये हमारा बीमारी जैसे कि कीट पतंगे जो हमारे होते हैं, तो मेजबान को क्या कर देते हैं, मेजबान में ये हमारे गुणक नहीं करता है। ठीक है, जो हाउस फ्लाई जो होती है वो हमारे जितने भी बीमारी फैलाने वाली जो चीजें होती है उनमें
जो है ट्रांसमिशन जो होती है, हमारी जो बीमारी एजेंट होते हैं डज नॉट मल्टीपल, तो इसको मल्टीप्लाई यानी कि तो ये कहते हैं ना मल्टीपल करना, भाई एक इन्फेक्शन होता है, भाई एक बीमारी जो फैली हुई उसको ज्यादा बढ़ा देना, तो इस तरीके से ये हमारी जो बीमारी होती है उसको मल्टीपल नहीं करता है इंसेक्ट होस्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं रोग, जो हमारे रोगजनक कीट जो होते हैं ये इसको मल्टीपल नहीं करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारे मैकेनिकल ट्रांसमिशन थे और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो हमारे मैकेनिकल ट्रांसमिशन में जो हमारा एग्जांपल इन्होंने दिया है वो हमारा हाउस फ्लाई का ही दिया है सारा का सारा। ठीक है, तो ये जो हमारी जो होती है स्प्रेड डायरिया वगैरह इतनी सारी बीमारी तो फैलाती है ये। ठीक है, तो इसमें हमारी जो भी जो घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा इसमें इतनी बीमारियां तो हमारी फैलती है, लेकिन उसका जो हमारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है उसको ये मल्टीप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, व्हेन द डिजीज एजेंट multiple of the undergoes some development change of the insect host and now the biological transmission, the transmission of malaria, filaria by the mosquito and the plague by the red flesh and the example for biological transmission। तो भाई इसमें जो हमारा बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन आया है यानी कि जो हमारी जैविक, जो हमारी जैविक चीजों की वजह से जो हमारा जो बीमारी जो फैलती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रोग के जो फैक्टर हैं जैसे कि कीट मेजबान है वो क्या करता है, वो मल्टीपल करता है। ठीक है, तो जो भी कीट या जीव जंतु जो भी है वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो है इन्फेक्शन वगैरह जो है बीमारी जो है उसको क्या करेगा, उसको कई गुना करके बढ़ा देगा। अंडर गोज सम डेवलपमेंट चेंज होता है इंसेक्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें उनमें से जो भी कुछ बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट या फिर जो बहुत ज्यादा परिवर्तन जो है वो हो जाता है, और उससे जितने भी हमारे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है वो उसको बोला जाता है। यानी कि कोई भी जो चीजें होती है जो बीमारी को मल्टीपल कर देती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है वो हमारा मल्टीपल जो हो जाती है बीमारियां या कोई भी चीज डेवलप हो जाती है और उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, उसको बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बोल देते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट होस्ट जो हमारे इसके अंदर रहते हैं यानी कि मच्छर के द्वारा हमारा मलेरिया है, फाइलेरिया है, इनका इनका जो भी ट्रांसमिशन होता है, तथा और चूहे होते हैं, चूहों के और टिश्यू वगैरह जो पाए जाते हैं, प्लेग वगैरह है। ठीक है, तो इनका जो ट्रांसमिशन है वो हमारा बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन का ही उदाहरण है। तो ये जो बीमारियां हैं ये सारे के सारे हमारे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ही बोले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा जो है इन्फेक्शन का खतरा जो है इनसे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये जो डिजीज है ये हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई है, मतलब कि डिजीज नहीं है, ये एक तरीके की कंडीशन है हमारे जो ऑर्थोपोड है या फिर हाउस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें हमारी रहती हैं, कौन कौन सी चीजें एसेंशियल्स होती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।